क्या करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो पुलिस पूरी कम्युनिटी के खड़े हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक एक्ट लाकर एक सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर बनाया है। इसके खिलाफ कोई बात नहीं करता। गवर्नमेंट के स्कीम्स और प्रोग्राम्स लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, वहां पे हमारी रीच नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करते। कोविड के पीरियड में सरप्लस थी, दो बड़े बड़े कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं। एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए और एक जैसे ये फार्म लॉस, दोनों भी माइनॉरिटीज को, मुस्लिम को अफेक्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई चर्चा नहीं थी, पॉलिसी बन के सामने आ गई। एक बहुत डेंजरस उसमें क्लॉज है, वो ये है कि स्कूल और कॉलेज एजुकेशन करिकुलम में कल्चर को इंटीग्रेट किया जाए। किस कल्चर की बात कर रहे हैं? हर स्टेट का अलग कल्चर है, हर स्टेट में हर कम्युनिटी का अलग कल्चर है। लेकिन what has the government done? And we are not aware of that. Our political and religious leadership doesn't talk about that. गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये कल्चर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करने के लिए एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी के सारे मेंबर्स ब्राह्मण हैं। So we are talking of a uniform Indic culture that will be integrated with our education. We are not even aware of that. The Muslim political leadership doesn't even talk about that. The second issue about I'll talk and I'll finish, I'll conclude my presentation is about the new farm laws. ये भी मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। आप कहेंगे कैसे? अगर हम नजर डालें हमारी इकोनॉमी पर, खासतौर से कम्युनिटी के इकोनॉमी पर, ज्यादा किसान नहीं होंगे मुस्लिम कम्युनिटी में, लेकिन at the bottom level, mandi level, there are a lot of traders who are Muslims. Majority of them are Muslims. Wholesalers, majority of food products, majority of them are Muslims. And these farm laws are going to affect their livelihood, because here the farm laws talk about procurement at the farm gate by corporate sector, by the corporates, which will go directly into the stores. So you are talking of eliminating all the middle level traders, and most of them are from the Muslim community. So these are the systemic changes. ये सिस्टम की तरफ से ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इस तरह से हमको कमजोर करने का। मैं समझता हूँ इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है और इस पे जो काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वरना इस तरह के इंसिडेंट्स जो वायलेंस के हम यहाँ पे सुन रहे हैं वो होते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, उन्होंने अपनी बात अपनी बात अब हमारे बीच में फैजान मुस्तफा सर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर स्टेज पे आए और फैजान मुस्तफा सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है।
इनके बारे में बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ये वाइस चांसलर नालसा यूनिवर्सिटी के हैं। इनको अलग अलग अवार्ड से नवाजा गया है। मौलाना अली असगर अवार्ड, सार बेस्ट लॉ टीचर अवार्ड और शाह वलीउल्लाह इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। सर का अभी सबरीमाला जजमेंट पे एक आर्टिकल भी कोट किया गया था और अलग अलग सर का यूट्यूब चैनल भी है जिसपे लीगल इश्यूज पे जो आज के दौर के हैं उसमें सर का काफी आर्टिकल यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आगे बात करते हैं जो आज कोविड के दौरान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, किस तरह से फोर्स ऑफ वायलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, फॉल्स केसेस में फंसाया जा रहा है, किस तरह से हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को बचा सके पीआई के तौर पे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए प्रधान सर। Good morning. बहुत शुक्रिया, बहुत इलाबोरेट इंट्रोडक्शन आपने किया। मेरी कोलिन गोल्जाल्विस से बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबा कानून में डीन था तो मैंने उन्हें बुलाया था और ये बहुत अच्छा ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का इनिशिएटिव है कि हैदराबाद में इस तरह का एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की जा सके। दरअसल जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट कई यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस हुआ। यूजीसी ने कई चेयर्स एस्टेब्लिश की ह्यूमन राइट्स की और मैं समझता हूँ कि कोई एक 15-20 साल में ह्यूमन राइट्स अपने आप में एक सेपरेट डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हुआ और फिर खत्म हुआ। और उसके खत्म होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। दो मैं आपको एग्जाम्पल उसमें दूंगा। मैग्ना कार्टा आपको मालूम है कि 1215 में साइन नहीं हुआ था क्योंकि किंग जॉन सिग्नेचर करना जानते नहीं थे, उस पर सील लगा दी गई, पढ़े लिखे नहीं थे किंग जॉन। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2015 में मैग्ना कार्टा की जब 800वीं सालगिरह तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, मुझको भी दावत दी थी। फिर हम लोग उस जगह गए थे जहां मैग्ना कार्टा दिया गया था। तो आपको मालूम है कि मैग्ना कार्टा कोई आम लोगों के हुकूक की बात नहीं करता था। मैग्ना कार्टा बेसिकली राइट्स दे रहा था इलीट को, नोबल्स को, बैरन्स को राइट्स दिए जा रहे थे। लेकिन फिर भी इसकी अहमियत है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र आ गया, अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ कुछ राइट्स का जिक्र आ गया। वो के बाद में आपको मालूम है कि चंद महीनों में किंग जॉन ने पोप से मिलकर मैग्ना कार्टा को कैंसिल करा दिया, ये कह के कि किंग जॉन की जो कंसेंट थी मैग्ना कार्टा के लिए वो फ्री कंसेंट नहीं थी। उनकी रजामंदी जो थी वो अपने आप से नहीं आई थी। इन लोगों ने, पेरेंट्स ने जोर जबरदस्ती से या प्रेशराइज करके उनसे सिग्नेचर ली। फिर बाद में कई बार मैग्ना कार्टा को बाद के जो इंग्लैंड के बादशाह हुए उन्होंने वो किया। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन खास बात ये कि जिस वक्त हम उस जगह पे पहुंचे, ये एक मैदान है और वो अभी तक प्रिजर्व है, वो मैदान जहाँ पे मैग्ना कार्टा दिया गया। तो मेरे साथ चल रहे थे प्रोफेसर कोल डरहम, जो रिलीजन एंड लॉ के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं
यूटा में पढ़ाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उन्होंने, मैं जब आगे बढ़ा मुझको पीछे की तरफ ले जाओ, मैं सोचा इनको क्या हुआ, बोलता है उनको, उन्होंने लुक एट दिस स्टोन, ये वो स्टोन था जिसमें हिंदुस्तान के हैदराबाद के इंटरव्यू वजीर आजम नरसिम्हा राव वहां गए थे और उनके आने का उसमें। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि नरसिम्हा राव वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्यों हिंदुस्तान के एकेडमिक डिस्कोर्स से इंसानी हुकूक सब्जेक्ट, ह्यूमन राइट सब्जेक्ट डिसअपियर हो गया, ऊपर आया और फिर नीचे चला गया, बाहर कोई उसकी बात नहीं करना चाहता। 1995 में जब ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट पास किया जा रहा था, इन्हें किया जा रहा था, उस वक्त नरसिम्हा राव का ये स्टेटमेंट था कि ह्यूमन राइट्स जो है ये एक एलियन आइडिया है, इसका हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं है, तो एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और बहुत मुश्किल से वो बड़ा ट्रंकेटेड, बहुत ही इनसफिशिएंट एक्ट पास हुआ। वो के बाद में रंगनाथ मिश्रा जो उसके पहले सदर बने और फिर जस्टिस JS वर्मा के दौरान नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अच्छा काम किया। अब वो पूरी इंस्टीट्यूशन समझिए एक तरह से मर गया है, कभी आप कुछ नहीं सुनेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किसी भी मुद्दे पर या किसी भी इशू पे सरकार से मैटर को टेका। गुजरात राइट्स के दौरान आप देखिए JS वर्मा कमीशन के चेयरमैन थे और कमीशन की रिपोर्ट वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट के खिलाफ थी। लेकिन अब बिल्कुल ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बस अब बन गया है एक रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें बना दिया जाता है कि आप चेयरमैन बन के अपने पार्ट से एंजॉय करेंगे फॉर 5 more years, नथिंग बियॉन्ड। और वो एक साइन है कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस और डिबेट बिल्कुल खत्म होती जाती है। दूसरे आप देखिए कि 6 साल का अरसा 98, 99, 98 से वाजपेयी जी की हुकूमत का आ जाएगा। अब जो बीजेपी की हुकूमत होगी उसको ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने में बहुत तकल्लुफ है, हेसिटेशन, और उसकी वजह आइडियोलॉजिकल, जो बात नरसिम्हा राव ने कही थी ये उससे एक कदम और आगे जाएंगे और ये कहेंगे हमारी सोसाइटी जो है वो राइट्स की सोसाइटी, हम राइट कॉन्शियस लोग नहीं है, हमारे यहाँ सारा फोकस ड्यूटी पे है और ड्यूटी का जब चाहते हैं ट्रांसलेशन धर्मा कर देते हैं, जब चाहते हैं धर्म को का ट्रांसलेशन रिलीजन कर देते हैं, जबकि क्लासिकल हिंदू रिलीजन में धर्म का मतलब जो है वो रिलीजन बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब तो राइटियसनेस, राइट एक्शन है, उसमें रिलीजियोसिटी का एंगल नहीं है। तो हिंदू फिलॉसफी को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि द ओनली राइट यू हैव इज द राइट टू डू योर ड्यूटी, और जब आप ड्यूटी कर रहे हैं और राइट्स नहीं मांग रहे हैं तो बस जो हो रहा है फिर तो आप किसी चीज पे ना फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगेंगे, ना टॉर्चर के अगेंस्ट बोलेंगे, ना फार्म लॉस के अगेंस्ट बोलेंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपना ड्यूटी करनी है या सो दूसरे धर्म का। अब देखिए जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने तो कोई फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी। उस 42nd अमेंडमेंट को, जिसको सेकुलरिज्म वर्ड लिखने के लिए इतनी गालियां दी जाती हैं, उसी ने फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की, उसी ने वर्ड इंटीग्रिटी भी ऐड किया है। क्या अखंडता वर्ड से भी इतराज है? अगर 42nd अमेंडमेंट से इतराज, जो सरकारें अथॉरिटेरियन होती हैं
वो ड्यूटीज की बात करती हैं, राइट्स को निगेट करती। इसीलिए जो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनमें ड्यूटीज का जिक्र होता है, और जो लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनमें राइट्स का जिक्र होता है। अब इंदिरा जी 1976 में इंडिया में इमरजेंसी लगाए हुए हैं, राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, पामाल किया जा रहा है, तो ड्यूटी का चक्कर आ गया। आज हमको ये बताया जा रहा है कि ड्यूटीज राइट से ज्यादा अहम है, या ये बताया जा रहा है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। ये एक पुराना कंसेप्ट था इंग्लैंड में, जब ये कहा जाता था कि जैसे कोई बाप बेटे के बिना बाप नहीं है और बीवी हस्बैंड के बिना हस्बैंड बीवी नहीं है, उसी तरह कोई राइट ड्यूटी के बिना राइट नहीं है। ये रिलेशनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। राइट्स एंड ड्यूटीज इस तरह से कोरिलेटिव नहीं है कि जब तक आप अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे आपको राइट नहीं दिया जाएगा। आप सोचिए कि इंदिरा जी इमरजेंसी में है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, तब भी उनकी हिम्मत ये नहीं हुई कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 3 में ऐड कर दें। उसको भी ऐड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में किया गया जो नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब राइट्स अहम है, ड्यूटीज उतनी अहम नहीं हो सकती। और यही पूरी दुनिया जो एक लिबरल राइट कॉन्शियस दुनिया है उसका फलसफा है। अब क्योंकि ये सेशन माइनॉरिटीज के बारे में है, मैंने बहुत इस पे वीडियो बनाए हैं जो आप देख लें यूट्यूब पर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में, और बहुत इस पे मजमून लिखे हैं, आर्टिकल लिखे। एक तो पूरा जैसे ही ये लफ्ज माइनॉरिटी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बड़े जुल्म की बात कर दी गई। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड माइनॉरिटी 4 जगह पे इस्तेमाल है, लेकिन उसकी कोई तारीफ या डेफिनेशन या परिभाषा नहीं दी गई। आर्टिकल 29 की हेडिंग में वर्ड आ गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन उसकी जो टेक्स्ट है 29 उसमें तो वर्ड माइनॉरिटी नहीं। उसमें तो दिया है एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैविंग द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन shall have the right to conserve the same. So Article 29, in my opinion, cannot be termed, should not be termed to be something which is confined to minorities. Because the text is talking of any section of Indian citizens. फिर आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज की बात की गई। 2 तरह की माइनॉरिटीज का जिक्र, रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। वैसे तो अगर पूरी दुनिया में आप देखें तो women are minorities, children are minorities, gays are minorities, lesbians are minorities, blacks are minorities. Anyone who is powerless in the power structure of the state is a minority. But Constitution of India is talking of only 2 kinds of minorities. It is not talking of sexual minorities. It's not talking of racial minorities. In that sense, it is talking of ethnic minorities because it refers to linguistic minorities. It's not talking of white as a race and blacks as a race. तो दोनों माइनॉरिटीज चाहे रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट दिए।
और क्या ये राइट है? कौन सा heavens are going to fall if minorities are allowed to set up educational institutions? There is nothing beyond this in Article 30. The responsibility of the education of children of minorities is whose? The state. The state is not educating minorities. So minorities come forward, they raise money, they raise funds, they give donations, charities, land, construct buildings like this to educate and not educate just their own people, but members of the majority communities. In most of the Christian institutions in our country, majority of the people who are studying are not Christians. Generations of Indians have been taught by one religious minority, Christians. Generations of Indians have been treated and received medical treatment by one minority, Christians. So they are basically discharging by establishing educational institutions the responsibility which ideally should be exercised and discharged by the government. And then they are saying that in the institutions we set up, these will not be exclusionary institutions. They can't say in a minority institution, no non-minority will study. That is not the law. तो माइनॉरिटीज जो इदारे कायम करती हैं, उनमें ये कभी नहीं कहती कि इन इदारों में अब कोई जो अक़लियत नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। नॉन माइनॉरिटीज जो अक्सरियत के लोग हैं, देखिए सेंट स्टीफेंस में जितने बड़े बड़े आपके लीडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए। या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाला अमरनाथ वहीं के पढ़े हुए, बीजेपी के साहिब सिंह वर्मा वहीं के पढ़े हुए। तो दस्तूर ने माइनॉरिटीज को सिर्फ इतना सा राइट दिया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करें। जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में माइनॉरिटीज भी पढ़ेंगी, नॉन माइनॉरिटीज भी पढ़ेंगी। उसके हंगामा है कि आर्टिकल 30 अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 जो माइनॉरिटी का राइट ही नहीं है बल्कि राइट ऑफ सिटीजंस है, वो अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज है। केयर मलकानी कमेटी थी बीजेपी की, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट होते थे, जिसने ये सजेस्ट किया था कि आर्टिकल 29 और 30 डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि हम एक डिजीज माइंड से जी रहे हैं। कल बादशाह खां फ्रंटियर गांधी की बर्थ एनिवर्सरी थी, के साथ एक हॉस्पिटल है जो बादशाह खां के नाम से शायद इसे चेंज किया जाए, वाजपेयी जी के नाम। आपने तो भारत रत्न दिया है बादशाह खां, उसने तो पूरी लाइफ फ्रीडम मूवमेंट में स्पेंड कर दी गांधीयन फिलॉसफी के लिए। तो जो एक पूरा आइडियोलॉजिकल बैटल है जिसमें ये प्रेजेंट किया गया बहुत अरसे दराज से कि माइनॉरिटीज कुछ बड़ी खराब चीज है, या माइनॉरिटीज को कुछ बहुत तुष्टीकरण हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है, वो लोगों के और अक्सरियत के दिलों में बैठे। अब जैसे फॉल्स नरेटिव्स कई चली, एक नरेटिव ये के साथ
माइनॉरिटीज, खासतौर से मुस्लिम्स, ये साथ हिंदू लड़कियों को लव जिहाद की किसी कॉन्स्पिरेसी और स्कीम के जरिए फंसाते हैं और बाइक पे घुमाते हैं और गिफ्ट्स देते हैं और शादियां करते हैं और फिर उनके बहुत से बच्चे हो जाएंगे और उस तरीके से हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी बन जाएंगे और मुसलमान इंडिया में मेजॉरिटी बन जाएंगे। जो स्टीपेस्ट फॉल है ग्रोथ रेट में पॉपुलेशन की, सबसे ज्यादा गिरावट ग्रोथ रेट में वो मुसलमानों की। जरा स्लो थे मुस्लिम कंट्रासेप्टिव्स को अडॉप्ट करने में, लेकिन जो लास्ट सेंसस हुई है उसमें स्टीपेस्ट फॉल हुआ, क्योंकि बच्चे ज्यादा होने का ताल्लुक मजहब से नहीं, उसका ताल्लुक एजुकेशन से। चाहे मुसलमान प्रोफेसर हो या हिंदू प्रोफेसर हो या क्रिश्चियन हो, उनके कम बच्चे होंगे। चाहे मुसलमान रिक्शे वाला हो या हिंदू रिक्शे वाला हो या क्रिश्चियन रिक्शे वाला हो, उसके ज्यादा हो। अगर वाकई पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना है तब तो माइनॉरिटीज या मुस्लिम्स को और ज्यादा एजुकेट कीजिए, फिर तो और ज्यादा सपोर्ट कीजिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। अगर ये समझा जाता है कि मदरसाज आर डेन ऑफ टेररिज्म, तो फिर तो उनको मदरसे से हटा के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेकुलर मॉडर्न लिबरल एजुकेशन दे रहे हैं उन्हें प्रमोट कीजिए। एक तो वैसे ही हैं कितने मुसलमान जो मदरसों में पढ़ते हैं, 4% सच्चाई कमेटी। इन्वेस्ट कीजिए माइनॉरिटी एजुकेशन में। इन्वेस्टमेंट तो एक नेशनल कॉज के लिए इन्वेस्टमेंट है। भारत ये 100 साल से मिथ चल रहा है। 1920s में इस पे कई हिंदी के बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा, हिंदू औरों की लूट, इस तरीके के अखबारात में मज़ामीन आए, और वो 100 साल की काविशों की वजह से लोगों के दिलों में बैठ गया कि ये कोई लव जिहाद, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। केरला में, कर्नाटका में इस पे इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और ये पाया गया है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में पार्लियामेंट को बताया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चाहे सीबीआई, ईडी में से नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया के केस में ईडी से कहा इन्वेस्टिगेट करने को, उनकी रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं पाया। लेकिन एक मिथ है जो लोगों के दिमागों में बैठ चुका है। ऐसे ये एक मिथ है कि माइनॉरिटी राइट्स कोई बहुत बड़ी चीज है। दरअसल हम माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट हैं जिनमें यह बात कंसिस्टेंटली आई, लगातार सुप्रीम कोर्ट कहती रही है कि माइनॉरिटी नेशनली नहीं डिफाइन की जाएगी। माइनॉरिटी को डिफाइन स्टेट के लेवल पे किया जाए। तो जो तेलंगाना में माइनॉरिटी है हो सकता है वो कर्नाटका में ना हो, जो कर्नाटका में है हो सकता है वो महाराष्ट्र में ना हो। और इसलिए माइनॉरिटीज को स्टेट के लेवल पे डिसाइड किया जाएगा क्योंकि वर्ड रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज साथ में आ गए आर्टिकल 13 में, और स्टेट्स बुनियादी तौर पर लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनाई गई, इसलिए स्टेट के लेवल पे बना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि पंजाब में हिंदूज माइनॉरिटी, डीएवी कॉलेज जलंधर का केस है। पंजाबी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लागू करने की कोशिश की गई, उसको हिंदूज ने रेसिस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इम्पोज नहीं कर सकते।
पिछले 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट में 7-8 बार इसी मुद्दे को ले लेके बीजेपी के स्पॉन्सर्ड लॉयर्स जाते हैं, अखबारों में आता है, टीवी पे डिस्कशन होता है। मैं बार बार लिख चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का 11 जज बेंच, 9 जज बेंच, 7 जज बेंच के जजमेंट्स हैं कि जो भी किसी भी स्टेट में, रियासत में 50% से कम है वो माइनॉरिटी। तो हिंदू हमारे मुल्क में जिस जमाने में जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत थी, वहां माइनॉरिटी थी। नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स हैं जहां ईसाई मेजॉरिटी में है, तो वहां हिंदू रिलीजियस माइनॉरिटी है। और हिंदू हर स्टेट में इस मुल्क की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अगर मैं यूपी का ब्राह्मण हूं, तेलंगाना में आके रहता हूं, तेलंगाना की लैंग्वेज तेलुगु है, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल बनाऊंगा, वो हिंदी मीडियम स्कूल जो कि मैं ब्राह्मण हूं, यूपी का हूं, वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन हमने जहन में ये बता दिया कि ये कोई खास हलवा पूरी है जो ईसाई और मुसलमान खा ले रहे हैं, वैसे ईसाई ज्यादा खा रहे हैं, मुसलमानों के तो इदारे हैं बहुत कम, और जो है वो सब मिसमैनेज है। उसके लिए जाहिर है कि मुसलमानों को ब्लेम किया जाना चाहिए, चाहे हमारे औकाफ के मामला या हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हों, उनमें वो इफिशिएंसी का लेवल नहीं है जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस ने तो बता दिया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मोस्ट इफिशिएंट होते हैं, चाहे सीएमएस वैलोर हो या ज़ेवियर्स हो या सेंट स्टीफेंस हो। तो मुसलमानों को सीखना चाहिए ईसाइयों से कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैसे चलाए जाते। तो जो माइनॉरिटी राइट्स है वो जैसे मुसलमानों के हैं या ईसाइयों के हैं, ऐसे ही हिंदुओं के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि हिंदू मुल्क के कुछ हिस्से में रिलीजियस माइनॉरिटी हैं और कुछ हिस्से में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी है। ये माइनॉरिटी होना ऐसे ही है जैसे डिसेबिलिटी, कभी ना कभी हमारी टांग टूटती है, हाथ टूटता है, हम डिसेबल्ड हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो माइनॉरिटी हो जाती है। तो जब यूपी में का ब्राह्मण मद्रास में जाता है तो माइनॉरिटी हो जाता है, जब यूपी में चला जाता है तो मेजॉरिटी हो जाता है। हामिद अंसारी साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अभी आप देखिएगा यूट्यूब पे, मैंने उनको इंटरव्यू किया, क्योंकि जी टीवी के एक एंकर ने उनसे जाकर सवाल पूछा और वो भी जरा परेशानी के आलम में जवाब दिया उन्होंने कि साथ क्या माइनॉरिटीज में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर के कन्वोकेशन में ये कहा था कि माइनॉरिटीज में, दलित्स में, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में, दलित्स में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो रहा है, इसलिए एक हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए डायलॉग होना चाहिए। तो बड़ी बात, लेकिन जी टीवी के एंकर साहब को बहुत तकलीफ की करीब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, क्या लिंचिंग की वजह से, किसकी वजह से? अब जैसे मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरा तो किसी सरकार ने नहीं बना दिया। एग्जामिनेशन का डर होता है बच्चों को, एग्जाम फीवर आ जाता है। लेकिन अगर बहुत ही एतराज है डर पे, तो भाई जिसको डर होता है उससे कहा जाता है अरे परेशान मत हो, उसे विश्वास दिलाया जाता है, ये दिमाग दिलाया जाता है, नहीं घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ। जब प्राइम मिनिस्टर 2019 में अपने इतनी बड़ी
इलेक्टोरल कामयाबी के बाद विक्ट्री स्पीच देते हैं, उसमें वो अपने नारे में जब सबका साथ और सबके विकास में सबका विश्वास जोड़ते हैं और सही करते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता हूं, ये एक्नॉलेज किया कि कोई डर रहा है, उसको विश्वास दिलाना है। किसी में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, चाहे गलत, हर परसेप्शन सही नहीं होता। हो सकता है माइनॉरिटीज के जो भी खौफ हो वो बिल्कुल बेबुनियाद, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कोई एक रैशनल चीज नहीं होती। जो मुझको अगर डर लगता है अंधेरे से, इसकी क्या रैशनैलिटी है? मैं अंधेरे कमरे में नहीं सो सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा लाइट जलानी पड़ती है। लेकिन जब विश्वास वर्ड ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट है कि कोई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। तो क्यों बेचारे उस गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है? जो कोविड-19 में हुआ और आज का जो मौजूद है, उसके सिलसिले में क्या कहा? सारे मुसलमान तो तबलीगी जमात से नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत कम तादाद मुसलमानों की ऐसी होगी जिनका तबलीगी जमात से ताल्लुक होता। सैकड़ों जमात नहीं। तबलीगी जमात के सिलसिले में इंदिरा जी के जमाने में अचानक जब हुआ कि बहुत इनका नंबर बढ़ता जा रहा है, इज्तिमा होने लगे। पहले उस तरह के इज्तिमा नहीं होते। मुरादाबाद में हुआ 1980 में बहुत बड़ा। अब वो जगह जगह आलमी इज्तिमा, फना का जोड़ तरह का। तो इंटेलिजेंस आईटी ने उसको स्टडी वगैरह करके उनको बता दिया कि भाई ऐसा है कि या तो जमीन के नीचे की बात कर रहे हैं या आसमान से ऊपर की इनसे बोल रहे हैं। क्योंकि तबलीगी जमात का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही है कि वो लोगों से सिर्फ नमाज रोजा करवा रहे हैं। वो कभी किसी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यू पे बात ही नहीं करते। दैट इज देयर क्रिटिसिज्म। क्योंकि उनका ये मानना है अल्लाह से दुआ करो मुसीबत में। वो इस बात पे नहीं मानते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, उसमें यकीन नहीं है, जाती एफर्ट्स पे यकीन नहीं करते। अब तबलीगी जमात को स्केप बोर्ड बना के, और ये वर्ड अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब कहा है। स्केप बोर्ड का मेरा एक्सप्रेशन नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि फॉरेनर्स को स्केप बोर्ड बनाया गया, जैसा कि हर सरकार हर प्रॉब्लम के दौरान, जब पैंडेमिक हो, कोई क्राइसिस हो, उसको कोई एक चाहिए। आज आप बताइए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी कोविड-19, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंफेक्शन हुआ। इसमें से कितनों को तबलीगी जमात हुए? और जितने केसेस गए, चाहे मद्रास हाई कोर्ट हो, कि पटना हो, कि दिल्ली हो, कि नागपुर हो, कि औरंगाबाद हो, कि बॉम्बे हो, बड़े बड़े चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए। वो सारे के सारे केस फॉल किए और जजमेंट आफ्टर जजमेंट कोर्ट्स ने कहा कि ये तो खुद निगेटिव है, इन्होंने कैसे फैला दिया कोरोना। जिनके अपने टेस्ट निगेटिव थे उनके ऊपर चार्ज लगा दिया इन्होंने कि इंडियन पीनल कोड के तहत इन्होंने कोरोना इंफेक्शियस डिजीज फैला दिया। जो निगेटिव है कैसे फैला सकते? अचानक लॉकडाउन हो गया। क्या है लॉकडाउन का मतलब? औरंगाबाद हाईकोर्ट ने लिखा कि लॉकडाउन का मतलब है अब बाहर मत निकलो, जहां हो वहीं रह जाओ। क्या तबलीगी जमाती सड़कों पे निकले?
घूमे फिरे नहीं, जिस मस्जिद में थे वहीं रुके। कितनी मस्जिदें ऐसी थी, मसाजिदें ऐसी थी जो क्वारंटाइन सेंटर बन गई, उनमें नमाजियों का आना बंद हो गया। जो उसके अंदर रह गए वो रह गए, बाहर नहीं निकले, क्योंकि यही लॉ था। इसलिए हर केस फॉल किया। और जिन मौलाना पर सबसे बड़ा इल्जाम इंक्लूडिंग कल्पेबल होमिसाइड का लगा, आज 8-10 महीने हो गए हमारी पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती। मौलाना साहब को क्यों नहीं पकड़ते हैं? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मौलाना की बहुत अच्छी पहुंच है सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पर बंगले वाली मस्जिद में मार्च में कोई इवेंट नहीं हो रहा। बंगले वाली मस्जिद जो है उसमें साल भर जगह जगह से जमातें आती रहती हैं, ग्रुप सबकी। कोई 2000-2500 लोगों के रहने की वो जगह है। तो एक ग्रुप इंडोनेशिया से आ रहा है, वो बताता है साथ साल भर में हमने ये किया, ये किया, ये परेशानी आई, दूसरा दिन चला जाता है, तो दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। कोई फॉरेनर क्या इंडियन सॉइल पे लैंड कर सकता है जब तक हम उसे वीजा ना दें? चार्ज लगाया गया कि इन्होंने वीजा कंडीशन को वायलेट किया, क्योंकि वीजा कंडीशन में लिखा था कि आप प्रीचिंग ऑफ रिलीजन नहीं करेंगे, मजहब को प्रोपोगेट नहीं करेंगे। 1996 का मिनिस्ट्री ऑफ होम का जो सर्कुलर है, 10 अप्रैल 1946 को उसे क्लैरिफाई किया गया और उसमें लिखा गया कि इट इज क्लैरिफाइड दैट अटेंडिंग तबलीगी जमात इज्तिमा does not amount to तबलीगी work prohibited under the foreigners। वो है ही नहीं प्रीचिंग। प्रीच किया जाता है दूसरे को। मैं मुसलमान हूँ, ये ईसाई हैं, मैं इनसे कहूँ कि भाई मुसलमान हो जाओ, फौजी क्या है तुमने, हमसे तो वो इस्लामिक रिलीजन है, 97 चीजें मिलती है, 1-2 में डिफरेंस है। ये हो गई चीज। मैं मुसलमान हूँ और ये भी मुसलमान है और मैंने इनसे कहा असगर भाई नमाज नहीं पढ़ते हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, 2 दिन जाओगे बहुत जलोगे। ये तबलीगी जमात का तो नाम ही गलत है। इट डज नो तबलीग टू नॉन मुस्लिम। तबलीगी जमात कभी किसी नॉन मुस्लिम से बात ही नहीं करती। उनका तो एफर्ट है कि यही जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, मेरे लायक करा के इनको ठीक ठाक वाला मुसलमान बनाया जाए आपकी तरह। हम सब बिगड़े हुए हैं। बाई द वे, एक चीज अब आपको क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टीचर हूं तो बता, हिंदुस्तान के दस्तूर में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमने सिर्फ अपने शहरियों को दिए हैं, सिटीजन्स को। आर्टिकल 19 का राइट है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन से। Article 19 rights are given only to citizens. तो कोई फॉरेनर, इंडोनेशियन, मलेशियन, अमेरिकन, आयरिश, आर्टिकल 19 का राइट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो सिटीजन का राइट नहीं है। इट इज द राइट ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। वैसे तो इंडिया में मैंने नहीं देखी कोई बड़ी फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज आके बड़ा लोगों को प्रीच कर करके क्रिश्चियन बना रही होती। अगर ऐसा है तो व्हाई क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज नॉट।
अगर इतना ही मिशनरी वर्क हो रहा है इंडिया में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का, देन नंबर ऑफ क्रिश्चियन शुड गो। वो तो नहीं बोल रहा है। और ज्यादातर अलाउ में उसे ज्यादातर तो इंडियन क्रिश्चियन मिशनरीज ने बाहर का मुल्क ही नहीं देखा। यार ऑल इंडिजिनस पीपल हमारे ही लोग हैं। इन एनी केस, आपने सबरीमाला का जिक्र किया, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उस पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी तो क्रिश्चियन मेंबर्स ने आर्गू किया था कि इसमें राइट टू कन्वर्जन लिख दीजिए, क्योंकि ये एसेंस है। हमारी ड्यूटी है टू टेक द गॉस्पेल टू एवरीवन। उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनकी डिमांड पे ही वर्ड प्रोपेगेट एक्ट किया गया और एक डील हुई, क्योंकि उस वक्त तक आप आगे समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो जा रहा है 9 दिसंबर 1946 को और जाके खत्म होगा इसका बनना 26 नवंबर 1949 को। बीच में पार्टीशन आ जाएगा। तब तक के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन था। वर्ड प्रोपगेशन आ गया, रिजर्वेशन खत्म हो गया। बहुत बड़ी प्राइस थी उस वर्ड प्रोपगेशन को लाने की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दे दिया और कह दिया कि साहब वर्ड प्रोपगेशन का मतलब जो है वो कन्वर्जन नहीं है। फिर काय के लिए प्रोपगेट करते हैं लोग? कहां पता चलता है कि यहां प्रोपगेशन खत्म हो गया, कन्वर्जन शुरू हो गया? जैसे मैंने आपको बताया कि डर, खौफ, इनसिक्योरिटी एक मेंटल स्टेट है जिसको स्ट्रिक्ट टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरह किसी दूसरे मजहब को अपनाने की प्रोसेस एक मेंटल स्टेट है। ये ऐसा नहीं कि जीसस का फोटो कोई दिखा देगा और आप क्रिश्चियन हो जाएंगे। एक दिमाग में जुस्तजू, कंफ्यूजन चलता रहता है, तब कोई आदमी कन्वर्ट होता है। इस पे भी रिसर्च हो चुकी है, बहुत कहा गया जैसा वो इस्लामी मिशनरीज, पैसा आ रहे हैं, पेट्रो डॉलर, उसकी वजह से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज पैसे दे रही हैं। इस पे रिसर्च हो चुकी है कि कन्वर्टेड लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस नहीं बढ़ा। ये कोई पैसे लेके कन्वर्ट नहीं होता है। क्या चीज होती है मुझे नहीं मालूम। कौन सा वो परसूट ऑफ ट्रुथ होता है जिसमें आप एक्स से वाई होना चाहते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत होता है, मोटिवेटेड होता है, तादाद बढ़ाने के लिए होता है। अगर ऐसा कन्वर्जन हो रहा होगा तो फिर तो 800 साल के जो मुसलमानों की हुकूमत थी उसमें सभी कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए। फिर मुसलमान माइनॉरिटी में क्यों है इंडिया में? 200 साल का ब्रिटिश रूल था, सभी को क्रिश्चियन बना दिया गया होता। कोई स्टेट की पॉलिसी में कन्वर्ट करना नहीं होता है ऐसा। तो जो पॉइंट मैं आपको रेस करना चाह रहा हूं कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत और एनएचए के सर्कुलर के तहत प्रोहिबिटेड है रिलीजन को प्रोपगेट करना, प्रीच करना। लेकिन ये उन्हीं के सर्कुलर में लिखा है जो हाई कोर्ट कोर्ट कर रही हैं कि तबलीगी जमात का इज्तिमा अटेंड करना, मस्जिद में पल्पिट के सामने बैठ के उनका वाज सुन लेना, ये प्रीचिंग नहीं है, ये वायलेशन नहीं है उस सर्कुलर। लेकिन मैं उससे बढ़ के बात कह रहा हूं जो हाई कोर्ट ने कही कि बेसिकली प्रोपगेट करना भी हर फॉरेनर का राइट है आर्टिकल 25 के तहत, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो सिटीजन्स की नहीं है, इट इज ऑफ ऑल पर्सन। जैसे राइट टू लाइफ है, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो आप ये नहीं कह सकते कि फॉरेनर ऐसे हमने बंद कर दिया।
इसके लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं होगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगी, वो राइट उसका भी है। या राइट टू इक्वालिटी, ये सबका राइट है, ये सिटीजन के लिए कन्फाइंड नहीं है। सिटीजन्स के राइट तो आ गए 19 में, क्योंकि कुछ ऐसे बुनियादी हुकूक हैं जो हर इंसान को सिर्फ इंसान होने की वजह से दिए जाते हैं। हर इंसान पैदा होता है इन हुकूक के साथ, वो किसी मजहब के, किसी स्टेट के, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की गिफ्ट नहीं है। बाल गंगाधर तिलक 1905 में जब कह रहे हैं स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी था जिसने राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन हक नहीं देता, वो सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो तब भी राइट टू इक्वालिटी होगा, तब भी राइट टू लाइफ होगा, राइट अगेंस्ट टॉर्चर होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। ह्यूमन राइट्स मोहताज नहीं है किसी दस्तूर के या किसी अदालत के कि वो कह दे कि ये राइट है। तो हर इंसान बहैसियत इंसान अगर वो पैदा होता है तो उसके राइट्स बेसिक, इनएलिमिनेबल, नॉन डेरोगेबल, इंडिविजिबल, नेचुरल, सिविल एंड पॉलिटिकल, कुछ राइट्स हैं जो इररिड्यूसिबल मिनिमम है, जो हर इंसान को आपको देने हैं। तो जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सारे जजमेंट्स में जो एक मिथ था जिसमें खास तौर से हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फैलाया, यानी इस हद तक फैला कि मैसूर टाइम्स ने एक एडिटोरियल लिख दिया, मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया कि ये बैड एप्पल्स हैं और बैड एप्पल्स को तो आपको अलग करना है। इट वॉज अ कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ माइनॉरिटी। 12 कुछ दिन में बंद हुआ, पुराना बात। जिस तरीके से टीवी चैनल्स के तबलीगी जमात को प्रेजेंट किया कि साहब उन्होंने यहाँ पे ये की बदतमीजी, बदतमीजी सारे लोग कर सकते हैं गिवन पॉइंट करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन। उसका मतलब ये नहीं कि सब के सब ऐसे हैं, वो इंडिविजुअल कर रहा है बदतमीजी, उस इंडिविजुअल को सजा हो, स्टीरियोटाइपिंग ना करें। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कोई फॉरेनर इंडिया में आता है आपके वीजा से, आपके एयरपोर्ट पे उसकी स्क्रीनिंग होती है। ये सारे लोग आपके यहां मार्च में आए क्योंकि 18-19 मार्च तक आपने बैन ही नहीं किया था फॉरेनर्स का। वो तो जब एक एक्ट्रेस का लखनऊ में, खुशबू नाम था, क्या नाम, कनिका, वो जब वो पॉजिटिव हुई तो जरा सरकार जागी। ये सारे लोग उससे पहले के आए थे। ये सारे लोगों का एड्रेस बंगले वाली मस्जिद लिखा हुआ था। आपकी एम्बेसी ने जिसने वीजा दिया उसको मालूम था ये क्यों जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं, और जो काम वो कर रहे थे वो आपके सर्कुलर के हिसाब से प्रीचिंग नहीं था, रिलीजियस प्रीचिंग नहीं था। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि 25 के तहत फॉरेनर्स आके प्रीच कर सकते हैं। आपका ये सर्कुलर आर्टिकल 25 को प्रिवेल नहीं कर सकता। सर्कुलर एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो आर्टिकल 25 के ऊपर अहमियत नहीं रखता। मैं समझता हूं कि पूरे कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से तबलीगी जमात के नाम पर टारगेटिंग हुई और एक बैड फ्रेम में मुस्लिम्स को दिखाने की कोशिश हुई, उसने इंडिया की ग्लोबल इमेज को
एडवर्सली इफेक्ट किए। देखिए पूरी दुनिया में, और मैं ये कह रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, आप देखिए पूरी दुनिया में रिलीजियस लोगों का क्या क्या बिहेवियर रहा है। साउथ कोरिया में चर्च एक वो बना सा सुपर स्प्रेड। अमेरिका में ज्यूज ने रिफ्यूज किया कि हम नहीं जाएंगे सिनेगोग से। साउथ अफ्रीका में भी हुआ। हमारे अपने टेंपल्स में, गुरुद्वारों में, महाराष्ट्र में अगस्त तक लोग फंसे हुए। ये वो लोग हैं जो रिलीजियस लोग हैं, जिनके दिमाग में ये है कि सब बीमारी और सब सेहत अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से होती है। उन्हें लगता है गॉड के पास जाने से हीलिंग होगी। अब ये उनकी बिलीफ सही है गलत है, इसका राइट मुझे जज करने का नहीं है। तो पूरी दुनिया में रिलीजियस ग्रुप्स के कहीं ना कहीं पॉकेट्स में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इन टोटलिटी सब रिलीजन्स ने, सारे फेथ्स ने कोऑपरेट किया बाय एंड लार्ज। जो एक्सेप्शन है उसे एक्सेप्शन रहने दें, उसे रूल ना बनाए। ज्यादातर चर्चेस बंद हुई, गुरुद्वारे बंद हुए, मस्जिदें बंद हुई, टेंपल्स बंद हुए। उनकी वजह से कोई मेल नहीं फैला। जो हमारी ड्यूटी थी कि हमने क्या मेडिकल फैसिलिटीज बनाई, स्टेट की ड्यूटी थी, उसको हमने कितना डिस्चार्ज किया। कितनी मस्जिदों में अजान देने दिए। कोविड-19 में मस्जिद में आके नमाज पढ़ना मना था। रमजान का पीरियड आ गया बीच में, अप्रैल में अजान तो थोड़ी पाबंदी थी, लेकिन पुलिस वालों ने यूपी में, दिल्ली में, गाजियाबाद में अजानें नहीं होनी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को उस पर स्टैंड लेना पड़ा। उनका नहीं, अजान को प्रोहिबिटेड नहीं है। अजान सिर्फ लोगों को मस्जिद बुलाने का काम नहीं करती। रमजान में वो बताती है कि भाई अब खाना पीना बंद कर दो, अब खाना पीना शुरू कर दो। ठीक है कि बहुत लोगों के पास आज मोबाइल्स हैं, घड़ियां है, और वो रेलेवेंस नहीं रही अब अजान की जो पहले होती थी। लेकिन फिर कोविड-19 किसी अजान से होने से नहीं फैल रहा था। अभी भी हमारे कितने फॉरेनर्स डिफरेंट जगह फंसे हुए हैं। हाई कोर्ट्स का परफॉर्मेंस किसने देता है, सुप्रीम कोर्ट अभी कंफ्यूज स्टेज में है। जैसे इमरजेंसी के दौरान 9 हाई कोर्ट्स ने कहा था कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस विल लाई, चाहे आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एडीएम जबलपुर में कहा कि नहीं लाई करेगी। यही मामला है। जमाते नहीं क्या है, जमीयतुल उलमा हिंद की पेटिशन पे एक दो बार चीफ जस्टिस ने डांट भी लगाई सरकार कि आप किस तरह का एफिडेविट लाए, लेकिन कोई फाइनल फैसला या बोल्ड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आता। मैं ये समझता हूं कि ऑलरेडी हमने माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बहुत बाइनरी क्रिएट कर दी, क्योंकि हमें आसान लगता है इलेक्शन जीतना। पोलराइज करके लोगों को रिलीजियस लाइंस पे या लिंग्विस्टिक या कास्ट लाइंस पे डिवाइड करके पॉलिटिकल लीडरशिप को लगता है ये आसान। और पब्लिक, मैं कहना नहीं चाहता हूं वो जिस झांसे में आते हैं। अगर हम रिलीजियस कास्ट लाइंस पे वोट ना करें और हम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज पे वोट करें, तो पॉलिटिशियंस को ये इंसेंटिव नहीं होगा कि हम पोलराइज करेंगे तो हम इलेक्शन।
ये तो बात ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज की गलती है कि वो ऐसे लोगों को, ट्रम्प टाइप के लोगों को नॉमिनेट कर देती हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी ने क्यों नॉमिनेट किया? बहुत मुझे सुषमा स्वराज जी उस जमाने में बीजेपी में पावरफुल हुआ करती थी, इलेक्शन था कोई, उसमें बीजेपी ने बहुत से क्रिमिनल्स को वोट दे दिया, तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपने वो टिकट दे दिया कि आपने क्यों उन्हें टिकट, बोले हमारी तो मजबूरी थी, अब जनता वोट न दे। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट कीपिंग की पॉलिटिकल पार्टीज की है, बिकॉज उनकी पार्टी के लोग, दे मस्ट डिसाइड कि हम ऐसे लोगों को नॉमिनेट करेंगे जो पोलराइजिंग नहीं होंगे। और फिर दूसरी ज्यादा बड़ी गलती आवाम की, जो कैरीड अवे हो जाती है रिलीजियस स्लोगन से, कास्ट स्लोगन से। मैं समझता हूं कि अगर हमको ये एहसास हो कि माइनॉरिटीज कहीं जाने वाली नहीं, 20 करोड़ लोगों को कौन ले जा रहा है, वो माइनॉरिटीज और मुसलमान जिन्होंने मुल्क की आजादी में पाकिस्तान छोड़कर, उन्हें तो ऑप्शन था पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया, उनको आज का पाकिस्तान में मिल सकते हैं और उनके पास जगह है। और अगर जगह भी हो तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो टू नेशन थ्योरी रिजेक्ट कर चुके हैं एज एन आइडिया कि रिलीजन के नाम पे स्टेट नहीं बननी चाहिए, कहां जा सकते, किस समंदर में उन्हें फेंका जा सकता? अगर उन्हें यही रहना है तो फिर समाज को मजहब के नाम पर डिवाइड ना करें, समाज को जोड़ें। मुल्क का डेवलपमेंट तभी मुमकिन है जब ये 15% लोग, 17% लोग, इनका भी डेवलपमेंट। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की ये स्लोगन कि सबका विश्वास और सबका साथ और सबका विकास, ये अगर रियलिटी में ट्रांसलेट हो जाए गवर्नमेंट की पॉलिसीज में और इलेक्शन कैंपेन में मजहब और मजहबी नारों से पॉलिटिकल पार्टीज दूर हो जाए तो हमारे देश के लिए और मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। अल्टीमेटली जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट, जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है, उस पर बहस कम होती है और रिलीजियस नारों की वजह से हम लोग वोट करते हैं, जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में अगर हम चाहते हैं पीस हो, शांति हो, तो मजहबों में आपस में पीस होनी चाहिए। There shall be no lasting peace in the world unless and until there is peace between religions and within religions. जो इराक में, ईरान में, मुस्लिम वर्ल्ड में, सीरिया में मुसलमानों को मार रहे हैं, तो विद इन रिलीजन भी पीस नहीं है, शिया सुन्नियों को मार रहे हैं, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स में झगड़े होते रहे, 100 years वॉर, 30 years वॉर, शिवाइट्स वैष्णवाइट्स में झगड़े होते रहे। मैं ये समझता हूं कि कोई भी मजहब ब्लडशेड की इजाजत नहीं देता। अगर गॉड, चाहे उसका कोई भी नाम हो आपके लिए, वो सिर्फ लव सिग्निफाई करता है। मैं जब तेल अवीव यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो जाहिर है कि मेरे ऑडियंस में तो ज्यादातर ज्यूज थे, कमी क्रिश्चियंस थे। तब मैंने एक चीज कही थी कि जो ज्यूइश लीगल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पूरा फोकस जुडाइज्म में, लॉ पे, 10 कमांडमेंट्स, दाउ शैल नॉट डू दिस, दाउ शैल नॉट डू। क्रिश्चियनिटी का फोकस लॉ नहीं, लव है। मैं समझता हूं कि हमें लव को अडॉप्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान सर ने डिटेल में हमें माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बताया और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से सर ने बात रखी। इससे पहले मैं कुछ आगे कहूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो सर से पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अगर किसी का सवाल है
माइनॉरिटी राइट्स से लेके कॉन्स्टिट्यूशन से लेके किसी भी स्पीकर से कोई सवाल हो तो आप इस माइक में मेरा फैसला ट्रांसफर करना और ये चैलेंज से टूटने एलजीबीटी आपने हमारा जो ट्रांसफर किया था उसके ऊपर भी कोऑपरेट करने उसके लिए जरूर शुक्रिया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत हम आंदोलन करने के बावजूद भी मांग लेके आए और इसी कोविड के दौरान में भी मतलब रूल्स भी लेके आए गवर्नमेंट, उसके खिलाफ तो हम लड़ाई है और डांस मूवमेंट अभी 2014 जैसे आपको पता है कि डांस और के बाद एक सही मतलब रूप दिया है इस देश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद ही ट्रांसजेंडर्स लोग रहते हैं और उनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ऐसा मतलब हमारे सामने है। मेरा ये सवाल है कि अभी अभी ट्रांसजेंडर लोगों की इश्यूज के बारे में इतना मतलब चर्चा जब बोला जा रहा था, इस दौरान माइनॉरिटीज में हमेशा एक स्पर्धा रहा क्योंकि अनडिवाइडेड आर्मी के बीच में जब लोग दूसरे की एक जीवन निकाला निकालने की माइनॉरिटीज ने ट्रांसजेंडर लोगों को मिला के हम इनके लिए पहले के लिए हम काम करेंगे, लेकिन सारे मतलब माइनॉरिटीज का मतलब ही मुस्लिम है और उससे कोई भी और दूसरे लोग रह नहीं सकते हैं ऐसा। जब बहुत सारा मतलब डिस्कशन आ बहुत सारा प्रोटेस्ट किए कि नहीं ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये मजहब भी ट्रांसजेंडर लोगों को कभी मतलब एक अच्छा जगह नहीं लगा, चाहे कोई भी मजहब हो। तो ये मेरा सवाल ये था कि जब मजहब जुड़ के स्टेट के साथ काम करते हैं तो हमारा लड़ाई हम ट्रांसजेंडर लोगों को मजहब को इकट्ठा करके हम कम्युनलाइजेशन के खिलाफ हम हमारा अस्तित्व रहा है। तो ये लड़ाई जब 2014 सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद ही हम सबको समझाने की कोशिश करते, तो अब ये लड़ाई मतलब और भी बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया कि स्टेट ओन्ड जो कम्युनिज्म है उस बहुत ही मतलब वो जगह जगह में पहुंच गई। तो मेरे कहने का मतलब कि आप क्या बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर लोगों की इस मूवमेंट को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या चीजों को मतलब गौर करते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। जिस वक्त सरकार बिल लाई थी तो जाहिर है कि मैंने उसको बोला भी था और लिखा भी था। मसला ये है कि और नाराज ना हो तो मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि हक बात तो कहनी चाहिए कि माइनॉरिटीज में, खासतौर से रिलीजियस माइनॉरिटीज और अगर और ब्लडली कहते तो मुसलमानों में, आप अपने मुद्दे के अलावा किसी मुद्दे पर जो एग्रेसिव कंपेन चलती है या जो इश्यूज है उनको समझने तक की कोशिश नहीं करते। तो जो एक सॉलिडेरिटी होनी चाहिए हर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन से, वो सॉलिडेरिटी मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं बनाई, ये उनका बहुत बड़ा फेल। जैसे आप अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह साहब यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलेंगे, पर्सनल लॉ पे बोलेंगे, जो और मुद्दे हैं जैसे फार्म लॉस का मुद्दा है, ट्रांसजेंडर का मुद्दा है, पर्सनल डिसेबिलिटी का मुद्दा है, लेबर लॉज में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये सब के सब हमें इफेक्ट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स हैं उनमें जो भी कुछ आप लोगों ने एफर्ट्स किए उससे कुछ ना कुछ जरूर लॉ इम्प्रूव हुआ, लेकिन जो चीज अभी हम लोग चाह रहे हैं कि उस लॉ में रिजर्वेशन का एक प्रोविजन होता, वो प्रोविजन नहीं आया। लेकिन एक चीज अर्ज करूंगा आपको कि दो तरह के रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक रिजर्वेशन वो है जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, अगर एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया, जैसे तेलुगु स्पीकिंग लोग यूपी में एक इंस्टीट्यूशन बनाया जो तेलुगु मीडियम है, तो उसमें जो रिजर्वेशन होगा वो फिर मजहब की बुनियाद पर नहीं होगा। तेलुगु लोगों के लिए हो जाएगा 50% और नॉन 50% नॉन तेलुगु सारे कोई दिया।
ये एक तरह का रिजर्वेशन है जिसे आर्टिकल 30 रिजर्वेशन। दूसरा रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 15 या 16 के तहत जो रिजर्वेशन हुकूमत करती है, उस रिजर्वेशन में एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के नहीं हो सकता। तो अगर ट्रांसजेंडर, और यकीनन ट्रांसजेंडर एक बैकवर्ड क्लास है क्योंकि आपके पावर स्ट्रक्चर में उनका वो शेयर नहीं है जो उनका हक है, तो उस रिजर्वेशन की गुंजाइश है। मैं समझता हूं कि ये जो लॉ हमने बनाया उसकी ये बहुत बड़ी कमी है, इंक्लूडिंग के पूरी जो डेफिनेशन की प्रॉब्लम है ट्रांसजेंडर को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन दो ये अलग अलग तरह की चीजें। तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि खास तौर से मुसलमानों को कि उनके यहाँ ना तो अवेयरनेस है, और हद तो यह है कि उनके यहाँ अवेयरनेस अपने मजहबी लॉ के बारे में नहीं, इसलिए क्योंकि इस्लामिक लॉ में जो ट्रांसजेंडर्स के लिए इनहेरिटेंस का राइट है वो उस हिसाब से कि ये एक 7th सेंचुरी लीगल सिस्टम है, वो अहेड ऑफ टाइम है। यानी उसमें जस्ट आज तो मेरा वो टॉपिक नहीं है तो मैं उसमें नहीं बोलूंगा। अगर प्रोमिनेंट फीचर्स मेल के हैं तो मेल वाला शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी, और प्रोमिनेंट फीचर्स फीमेल के हैं तो फीमेल वाला शेयर मिलेगा। लेकिन शेयर प्रॉपर्टी में देना है आपको, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। और अगर वो अनडिसाइडेड मामला है तो आपको फीमेल यानी आधा शेयर तो फिर भी देना है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है HRRL, अगर ये एक अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करे, यार वो इंसान है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी इंसान हो, ट्रांसजेंडर भी इंसान है, मेरी तरह का इंसान है, जो मेरे राइट्स है वो इक्वल होंगे उसके, वो इनको सारे राइट्स, वो किसी तरीके से हमसे कम नहीं हो सकते राइट्स के मामले में। और किसी और मामले में भी आप अगर समझते हैं कम, तो ये एक माइंड डिजीज है आपका कि आप लोगों को इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे पर्सन में डिसेबिलिटी किसी से कम नहीं होता है, उसकी एक चीज अगर कम है तो कोई और चीज में वो आप सबसे आगे होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जरूरत है थोड़ी अवेयरनेस लाने की, और हमको हर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जब वो आवाज उठाए उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलानी चाहिए। ये एक मतलब मैं समझता हूँ आप किसी भी मजहब के मानने वाले नहीं हो सकते अगर आप फेलो ह्यूमन बीइंग की जो पेन और सफरिंग है उससे आपको पेन और सफरिंग नहीं होगी। ये सब 29, 30 फलाना पर्सनल लॉ, ये सब बिल्कुल इसका कोई मीनिंग नहीं अगर आप जो ग्रुप डिप्राइव्ड है उसके साथ खड़े नहीं। एनी अदर? जी, अगले आने वाले 10 साल तक आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये प्लेटफॉर्म पे अगर माइनॉरिटी को बुलंद करना है, अगर लेके जाना है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की तरफ लौट में आए, अभी हम कहते हैं कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे नहीं है, क्या हम हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे? जैसे बात अभी हुई, अगर हम ट्रांसजेंडर्स के साथ खड़े नहीं हुए तो इसका मतलब हमारा यकीन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अपनी फैमिली में डिसेंट एक्सेप्ट नहीं करते हमारा इसका मतलब वैल्यू। अगर हम लव जिहाद लॉ के खिलाफ है लेकिन अपनी बेटी को शादी नहीं करने देंगे, इंटरफेयर मैरिज नहीं हुई ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। तो जितनी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने, उससे बहुत ज्यादा आवाम की पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इनकलकेट करें। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, क्या हम फैमिली में फैमिली डिसीजंस डेमोक्रेटिकली लेते हैं? हमने अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उतने ही हम दे रखे हैं जितने अपने बाप को, भाई को, चचा को दे रखे हैं? नहीं दे रखे हैं। तो जब समाज में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है तो फिर सिर्फ स्टेट को बुरा भला कहना ही अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान इस्लामिक लॉ के ऊपर जो डिस्कशन करते हैं, या ये मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है या इस्लाम का लॉ है हिंदुस्तान?
देखिए इसके अंदर तो मुझे कई घंटे चाहिए बात करने के लिए, लेकिन आपको बस बहुत ही ब्रीफ जवाब दे दूं। हिंदुस्तान में जो आज पर्सनल लॉ है वो इस्लामिक लॉ नहीं है, क्योंकि वो है एंग्लो मोहम्मदन लॉ। एंग्लो मोहम्मदन लॉ का क्या मतलब हुआ कि अंग्रेज जजेस ने जो फैसले दे दिए वो भी उस लॉ का हिस्सा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी जो फैसले दे दिए वो भी उस लॉ का हिस्सा है। तो जो ट्रू इस्लामिक लॉ है वो किसी स्टेट ने नहीं बनाया, वो जूरिस्ट गिवन लॉ है। इस्लामिक लॉ का प्रिंसिपल रोमन लॉ की तरह, रोमन लॉ कोई हुकूमत नहीं बनाती। रोमन लॉ जो रोमन जूरिस्ट है, जो रोमन एक्सपर्ट्स थे रोमन लॉ के, उन्होंने बनाया। तो ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि जो आज हमारे यहाँ लॉ है उसको हम इस्लामिक लॉ नहीं कहते, बल्कि कहते हैं एंग्लो मोहम्मदन लॉ। और इस लॉ की बर्बादी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंग्रेज जजेस की। अब ये किसी भी और बताऊंगा कैसे है, बट मेन बात ये मैंने कह दी। एक साथ, सॉरी सर, एक साथ हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे और फिर उसी को एक साथ समेट कर सर रिप्लाई करेंगे। आप दो सवाल पूछे, एक तो जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 का जिसके तहत कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया और जो रिजल्ट की गई माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसी के साथ जो माइनॉरिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उसको भी चैलेंज किया गया कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ। इससे आपका वो एक्ट का चैलेंज नहीं है, उसका चैलेंज है जो उसमें डेफिनेशन आ गई रिलीजियस माइनॉरिटीज। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जैसे मैंने बताया माइनॉरिटी स्टेट के लेवल पर डिफाइन होगी। तो आज की डेट में लॉ के हिसाब से आप सेंट्रली माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसमें जो टीएमए पाई का जजमेंट था 11 जजमेंट का, उसमें जस्टिस रूमा पाल ने एक अच्छा वायर मीडिया बताया। उन्होंने ये कहा था कि अगर सेंट्रल लॉ तो आप देखिए नेशनली कौन माइनॉरिटी, और अगर स्टेट लॉ डिस्प्यूट में है तो आप देखिए उस स्टेट में क्या माइनॉरिटी। मेरे ख्याल से इसमें कुछ तरमीम की जरूरत है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को तो नेशनली डिफाइन कर दिया जाए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है वो स्टेट के लेवल पे डिफाइन हो। क्योंकि देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब तक सारी स्टेट्स लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनी, लेकिन जब तेलंगाना बनी तो तेलंगाना और आंध्रा दोनों की तो एक ही जबान है। तो लॉ जो है वो डायनामिक चीज है, तो आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि वो चैलेंज तो किसी और वजह से किया गया है। कायदे से होना ये चाहिए कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन को एससी, एसटी और ओबीसी कमीशन की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए। मेरा नाम मानस है और मैं उड़ीसा से एचआर में काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि मुसलमान क्यों दूसरे स्ट्रगल्स में जुड़ता नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत बेबुनियाद सवाल है, क्योंकि अगर हिंदू बॉर्डर में प्रोटेस्ट चल रही है तो वहाँ पे जो लंगर चला है उसमें मुसलमान ही लंगर चल रहा है। इस बात की वहाँ जाके पहुंची, हालांकि वहाँ पे पुलिस ने उसको रोक। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी सवाल है और हमको ये बात कहना कि मुसलमान किसान के आंदोलन में जुड़ना चाहिए, मुसलमान आदिवासी के आंदोलन में जुड़ना चाहिए, मुसलमान ट्रांसजेंडर के आंदोलन में जुड़ना चाहिए, ये मुझे लगता है कि क्या गलत है। क्योंकि ट्रांसजेंडर में भी मुसलमान, आदिवासी में भी मुसलमान है और किसान में भी मुसलमान है। तो मुझे लगता है कि मुसलमान को भी जैसे हिंदू के अंदर भी लोग किसान के हिसाब से बने हैं या मतलब संगठित हो रहे हैं या फिर ट्रांसजेंडर के हिसाब से संगठित हो रहे हैं, तो ये संगठित होने के जो काम है वो तो इन्हीं लाइन पे हो। एक बहुत बढ़िया मुझे लगा जो बात आया शायद क्या कमिटी रिपोर्ट करने जो बताया हैदराबाद कि कितना लोग आज के डेट में कमिटी रिपोर्ट की बात बताया, तो वो
ये बहुत बढ़िया चीज है और उसका मैं तो खुद उसके बारे में और ज्यादा पढ़ूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सर्च कमेटी रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में एक जहर पे लगी हुई है और ये सरकार तो वैसा रिपोर्ट फिर करने वाली नहीं है। लेकिन क्या हम लोग मिलकर जो कि सेकेंडरी डेटा सरकार का अवेलेबल है, प्रिजन डाटा हर साल आता है और उसमें दिख रहा है कि भाई मुसलमान ज्यादा है, जितना उनका पॉपुलेशन है उससे कहीं ज्यादा प्रिजन है और वही चीज दलित और आदिवासी से करें। तो मुझे लगता है कि हर एक साल में या हर 3-4 साल में एक सर्च कमेटी रिपोर्ट को एक अपडेटेड रिपोर्ट एक सिविल सोसाइटी की तरफ से अगर आ सके इसी टाइप का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत काम का चीज हो सकता है। आखिरी चीज है वो ये है कि मैं जो क्योंकि आपने जो कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई कॉलेज हैं, आरएसएस तो हर जगह स्कूल चला रही है और उसको वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ चला नहीं रही, लेकिन पढ़ा तो रहे हैं बिल्कुल गलत बात। तो मैं 2011-12 से शुरू करके थोड़ा बहुत उनके जो किताबें हैं वो उसका मैं एनालिसिस करता रहा, मेरे थोड़ा एक्सेल लगा दिया, फिर आगे थोड़ा करके करता रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो किताबें हैं तो वो आरएसएस रन स्कूल्स हैं या फिर सरकारी जो करिकुलम है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो उनके बारे में भी एक रेगुलर शोध करना और वो शोध में जरूर मदरसों की किताब का भी शोध हो, क्रिश्चियन स्कूल्स के किताबों का भी शोध हो, लेकिन ये भी एक रेगुलर स्कूल का रिपोर्ट बनना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है। शुक्रिया। देखिए मेन बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि परसेप्शन का खेल, मैंने देखिए पहले भी कही, परसेप्शन ये बना दिया कि तबलीगी जमातियों में कोरोना फैला है शुरू में, अब तो कोई बात मानेगा नहीं उस बात की जो झूठ कर, या परसेप्शन है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ये परसेप्शन है क्योंकि जितनी वेहेमेंटली शाबानों के बाद या ट्रिपल डिवोर्स पे पर्सनल लॉ बोर्ड में जिस तरीके के मीटिंग सेफ शरिया दिस एंड दैट ऑर्गेनाइज, उतनी विजिबल प्रेजेंस ना तो लेबर मूवमेंट में है ना किसान मूवमेंट में है। अब आज की फोटो है कि मेवात में लोग गए और वो बैठे हैं तो कुछ शायद थोड़ा बहुत बेदारी आई। पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया में सिस्टम ये है कि जब तक सारे अंडर प्रिविलेज या वो लोग जो किसी पॉलिसी से इफेक्ट हो रहे हैं वो ब्रिजेस ऑफ सॉलिडेरिटी नहीं बनाएंगे, उनकी आवाज में वो वेट नहीं आएगा, वो वजन नहीं है। तो कितने आप वोकल, हमारे उलमा इकराम की बात हो रही है, आम पब्लिक की बात, वो बताइए मुझे किस आलिम दीन ने ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ स्टेटमेंट दी? नहीं। या लेबर लॉज यूपी में लॉकडाउन के दौरान गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जगह जगह उनमें बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस करके खत्म ही कर दिए गए। सब लेबर के हुकूक, लेबर तो है मुसलमान डेफिनेटली, लेकिन क्या वो आवाज जमीन पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इधर से उधर से उठी विद द सेम इंटेंसिटी? ये ना बात है। आपकी विजिबल प्रेजेंस सिर्फ आपके मुद्दों पे होगी तो आपको टारगेट किया जाएगा। आप और लोगों से सॉलिडेरिटी वैसे नहीं दिखाते जितनी हद तक दिखाई जानी चाहिए। मैं आपकी बात जो ये शिशु मंदिर वाले दिखाते हैं मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। जहां तक सच्चर कमेटी या एक और रिपोर्ट अगर आ जाएगी तो हम ही होगा, सोचिए। तो हम सबको जो सच्चर कमेटी में आया वो पहले से पता। ये तो जो अपीजमेंट का आर्गुमेंट ले रहे थे, मुसलमानों का अपीजमेंट हो गया, उनके लिए नहीं हो रही, उसकी जरूरत नहीं। बस मैं एक क्वेश्चन और ले सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचना है। ये अंतिम सवाल नेक्स्ट सर, ये इंक्लूजन वाली जो बात है क्योंकि वो आपकी आंखों में भी आया और लग ही रहा है। मैं गुजरात से हूँ, मेरे पास लोग और
गुजरात में ये हमने ग्राउंड लेवल पे ये कुछ ये रिलेशन हमने मुजफ्फरा रिलेशन थोड़ा चेंज करने की प्रोसेस एफर्ट किए 2002 कम्युनल बैलेंस में किए, क्योंकि ज्यादातर टारगेट दलित और मुस्लिम एजुकेशन पास होने की वजह से उनको एक दूसरे के सामने लाया। तो ये इस तरह का माहौल थोड़ा चेंज करने में हमने एफर्ट किए, बट ये एफर्ट एक आइसोलेशन एक पर्टिकुलर पॉकेट में। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि नेशनल फ्रंट में इस एफर्ट को एससी एसटी जो डाइवर्सिटी की आपने जो बात की, क्योंकि ये जो फीलिंग है वो कास्ट वाला भावना है 5000 सालों से आज भी पूरा सवाल है। और आज भी जो उत्तरायण की जो पूरा है जो वो धीरे होती जा रही है। कोविड से पहले भी कोई हाल था, कोविड में थोड़ा और इंटेंसिटी डबल हो गई। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है, इसको लेकर हम कैसे जा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात हुई कि कम से कम ये महसूस हो रहा है कि 85% और 50% कोई एजुकेशन के और एजुकेशन को कैसे चेंज हो पाए, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है, उसको कैसे हम आगे। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, अब सवालात नहीं है, कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोग डिस्कशन कर लें, मेरी शायद उसमें जरूरत नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम हुकूमतें जो भी रही, वैसे मेरे हिसाब से तो मुस्लिम हुकूमतें नहीं थी, तो मुस्लिम राजपूत रूल था, क्योंकि राजपूत का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था मुस्लिम हुकूमत में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपर कास्ट से एग्रीमेंट, तो जो एफर्ट मुगल पीरियड में या दिल्ली सल्तनत में या निजाम के पीरियड में या अवध में या बंगाल में होना चाहिए था दलितों को इक्वालिटी दिलाने का, वो एफर्ट तो नहीं हुआ। जब वो एफर्ट नहीं हुआ तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करेंगे ये हम देखें और फिर उसको रेक्टिफाई करें। अब मेजर बात ये है कि जब हिंदूज की डेफिनेशन देनी है तो दलितों को इंक्लूड कर लिया जाए। जब राइट्स देने हैं तो उसमें जिस तरह से ऊना में हुआ, आज भी रिसर्चेस हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा इंडिया में विलेजेस ऐसे हैं जिसमें दलित दूल्हा घोड़े में नहीं बैठ सकते। अभी हुआ है, पिछले साल हुआ है यूपी में, माइंड में काम था। तो अगर आपको इक्वालिटी की लड़ाई लड़नी है, मसालात की लड़ाई लड़नी है, तो ये लड़ाई तो फिर जब ही हो सकती है जब जो भी अनइक्वल है उसके साथ आप खड़े। सिर्फ ये कह देने से कि इस्लाम में इक्वालिटी है, तो वो तो इक्वालिटी मस्जिद के अंदर है कि नमाज में बराबर में खड़े हो गया। क्या आपके समाज में इक्वालिटी है? अभी तक हम अशराफ और अजलाफ कर रहे हैं, अंसारी और नॉन अंसारी कर रहे हैं, तो अगर आप वाकई इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे हैं, सबसे पहले ये कहें कि सारे इंसान इक्वल हैं, और फिर जिसको भी इक्वालिटी डिनाई की जा रही है उसके बिना आवाज उठाएं। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, दलित हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। चलो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और अपना कीमती टाइम दिया और लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताया, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बताया। अब बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बिजनेस राइट्स। इसको मॉडरेट करेंगे निर्मल खुराना जी। अगला सेशन शुरू हो रहा है। अगर चाय के लिए आप सभी साथी लोग बाहर नहीं जाएंगे, दो चार साथी चाय लेना चाहते हो बाहर जाएंगे, बाकी सब एक मिनट प्लीज, सभी एक साथ नहीं जाए। अच्छा जी, सब लोग एक साथ जा रहे हैं, प्लीज सब लोग एक साथ नहीं जाए। अगला सेशन शुरू हो रहा है, तो एडवोकेट रीतू जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एडवोकेट रीतू आ गया है और अगले सत्र का संचालन करें। Please, madam.
I hope the first session was very interesting. So, all of you are into what the issues are, and we will try to take that discussion further with discussing about the prisoners' rights issues and the issues which prisoners face, because a lot of the religious minorities, as you know, they have to also, some of them who are arrested have to be in custody. What happens to them inside? Some prominent speakers here with us today. मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बोलती हूँ, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं कुछ शेयर करेंगे. तो ये है कि प्रिजन को जो पहले एक पनिशमेंट स्पेस माना जाता था, वो अभी चेंज होके इसको करेक्शनल स्पेस माना जाता है. मतलब यहाँ पर पनिशमेंट की ये जगह नहीं है, बल्कि एक जगह है जहाँ आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस पे, अपने नॉट सो प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ क्राइम में एंगेजमेंट के, और उससे यहाँ जितना टाइम आप बिताते हो उसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो, स्किल्स आपको आते हैं, और फिर आप प्रिजन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इंसान जिन्होंने क्राइम किया है
वो जब वापस समाज में वापस जाता है तब उसमें दो तीन तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो ये कि उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है जिसकी उनको सजा मिलती है, और दूसरा ये कि जब तक वो प्रिजन में रहते हैं वो कुछ अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कुछ काम सीख सकते हैं, कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं प्रिजन वर्क्स में काम करके। तो ये सब कुछ करने के बाद जब वो इंसान 2 साल 3 साल 7 साल के बाद वापस समाज में जाता है तो एक परिवर्तित इंसान की तरह से जाता है जो कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अब ये सारी तो एक्चुअली थोड़ी सी किताबें करते हैं। जब हम सही में प्रिजन में जाते हैं क्या हम देखते हैं और क्या ऐसा ही जो हमारे आइडियाज में है, जो किताबों में लिखा गया है, जो थ्योरीज में है, क्या हम प्रैक्टिस में वही देखते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ना एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। तो जैसे एक प्रिजन से जो हमारा आइडिया आता है ऑफ ओवरक्राउडेड स्पेस, छोटी सी जगह जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, बहुत तकलीफ में हैं, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे प्रिजन की। दूसरी सच्चाई ये भी है कि कई प्रिजन्स में हमने काफी सारा रिफॉर्म देखा है। तो तेलंगाना के प्रिजन्स में 2014 से बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। पहला रिफॉर्म, अनलाइक मोस्ट प्रिजन्स इन इंडिया, यहाँ पे ओवरक्राउडिंग नहीं। इनफैक्ट यहाँ की जो कैपेसिटी है मोस्ट ऑफ द प्रिजन्स उसके 75% में है, मतलब स्पेस की कमी यहाँ पे। चूंकि स्पेस की कमी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दिया गया है 2014 के बाद से, काफी सारा फैसिलिटी क्रिएट हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीजें चलाने का स्पेसेस है, वर्क स्पेसेस है जहाँ पे लोग काम सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। रिक्रिएशनल स्पेसेस है, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं प्रिजन्स के अंदर में जहाँ लोग पीटी करते हैं, योगा कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, रेफरल अरेंजमेंट्स हैं जो कि बाकी बड़े अस्पतालों के साथ लिंक है। इस तरह की कई फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। टॉयलेट्स की कोई कमी नहीं है, चाहे कॉमन टॉयलेट्स है लेकिन काफी टॉयलेट्स है। और क्या चेंजेस हैं? 2014 के बाद से हमने देखा है कि एजुकेशनल इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए गए। हर प्रिजनर जो कि प्रिजन ऑफ तेलंगाना में आता है उसके पास अपॉर्चुनिटीज होते हैं टू स्टडी फ्रॉम क्लास 1 till क्लास 12। कई स्टूडेंट्स ने बीए एमए के प्रोग्राम में एनरोल किया है थ्रू ओपन सिस्टम एंड तो सीखने का कुछ अपॉर्चुनिटीज है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। साथ में कई सारे इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं जैसे वेल्डिंग का वर्क हुआ, एलईडी वर्क। और इनोवेशन ये है तेलंगाना प्रिजन्स का कि उन्होंने पेट्रोल पंप्स के साथ कुछ प्रोग्राम किया है जिससे कि रिलीज प्रिजनर्स को पेट्रोल पंप में इमीडिएटली नौकरी मिल जाती है। ऐसे कई लोग काम कर रहे हैं, एक डिग्निटी वाला वर्क है, अच्छा पैसा भी मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कई सारी चेंजेस हुई है पिछले कई सालों में 2014 से लेकर, जहाँ पे प्रिजनर्स के राइट्स को, प्रिजनर के डिग्निटी को काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिली है, जिसकी वजह से तेलंगाना प्रिजन्स को कई जगह पे मॉडल प्रिजन्स माना जाता है। दूसरे स्टेट्स के प्रिजन के ऑफिशियल्स यहाँ पे रेगुलर तौर से ट्रेनिंग के लिए आते हैं टू सी व्हाट अ प्रिजन शुड लुक लाइक। मेरे कुछ छात्र हैं यहाँ पर, उनमें से एक मेरे साथ गए थे प्रिजन में, और जब वो पहली बार एक प्रिजन में गए थे उन्होंने देख के कहा था, अरे वाह, यहाँ का रहने का अरेंजमेंट तो किसके हॉस्टल से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इनका अगर आप जाते हैं तो काफी सारा ग्रीन एरिया दिखेगा, पार्क दिखेंगे, विमेंस प्रिजन में बच्चे दिखेंगे जो दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे झूले वूले लगे हुए हैं उनके लिए। तो क्या हमने प्रिजन के सारे प्रॉब्लम्स जो थे सॉल्व कर दिए? तो क्या ऐसा ही होना चाहिए प्रिजन? अगेन
ब्रिलियंट आंसर इज नॉट क्लियर। पहला तो सवाल ये है प्रिजन होने चाहिए, प्रिजन कैसा होना चाहिए, एक ये सवाल है। पर क्या प्रिजन होना जरूरी है? कौन रहते हैं प्रिजन में? कितने लोग हैं जो कि अगर हम एक प्रोफाइल बनाए कि प्रिजन में रहते कौन है, कौन वो लोग हैं जो प्रिजन में के बासिंदा है, तो क्या पिक्चर आ गया? गरीब से गरीब, औरत जिसका कोई सहारा नहीं, मुसलमान, दलित, समाज की सबसे जो पिछड़ी पीढ़ियां हैं वही प्रिजन में अटक जाती है, बाकी किसी न किसी तरह से निकल जाती है। उसमें भी ये समझना जरूरी है कि चाहे प्रिजन आदमियों के लिए हो, औरत के लिए हो, रूल सेम हो, लेकिन आदमी और औरत के हालात एक नहीं होते। जब किसी घर का आदमी प्रिजन में जाता है फॉर वॉट एवर रीजन, पूरी परिवार जुड़ जाती है उसको हेल्प करने में कि उसको कैसे निकाला जाए। घर के सारे एसेट्स पेश किए जाते हैं, मोटरसाइकिल हो, घर हो, पीपल बेग, बोरो एंड स्टील टू एंश्योर कि जो आदमी जेल में गया है उसको किसी तरह से उसको बेस्ट उसको लीगल सर्विस मिले और वो बाहर आए। लेकिन औरतों का क्या होता है? एक औरत जब जेल में जाती है उसका परिवार उसको डिसोन कर देता है, उससे कोई नाता नहीं रखता, उससे मिलना भी नहीं चाहता। उसको बहुत शर्म की बात होती है कि कोई औरत जेल में गई, जबकि एक आदमी जब जाता है पूरा परिवार इकट्ठा होकर उसको हेल्प करने की कोशिश करता है। मैं ये थंब रूल है तो ऐसा नहीं कि हाथ चला, लेकिन दिस इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रिजनर्स। और ये मैं कह रही हूँ आफ्टर हैविंग स्पोकन टू कम से कम 300 प्रिजनर्स से बात करने के बाद, 300 से 500 लोगों से बात करने के बाद। लेकिन जब एक औरत जाती है तब सबसे पहले उसका अपना परिवार उसका साथ चलता है, क्योंकि ये परिवार, क्योंकि समाज औरत में अपना ऑनर देता है, और जब ये ऑनर जेल के पीछे चली जाती है तब उसका कोई रिडेम्पशन नहीं, वो एकदम कट ऑफ हो जाती है। जेलों में